10 सितंबर 2025 की बात है। आपको याद होगा पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, उनके कुछ और साथी लद्दाख में एक प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं और ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। इस हद तक वायरल हुआ कि वहाँ पर हंगामा मच गया। 25 दिन की उन्होंने कहा था, 35 दिन की कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, और ये 10 दिन में ही वहाँ पर जैसे 10 दिन जब पूरे हुए उसके बाद वहाँ पर हिंसा भड़क गई। और हिंसा जब भड़की तो आप सोचिए 90 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। पता चला कि ये जो सारा कुछ सरकार का ऐसा मानना था, गृह मंत्रालय का ऐसा मानना था, ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पर सोनम वांगचुक मौजूद थे। कई सारी वीडियोस प्लेस की गई और उनको एनएसए के तहत डिटेन कर लिया गया। आप सोचिए एनएसए के तहत डिटेन करने के बाद आज तक सोनम वांगचुक कस्टडी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पत्नी ने एप्लीकेशंस भी कोर्ट में लगाई है, लेकिन अभी तक उनको कोई राहत नहीं मिले। इस खबर पर हमने सोचा क्यों ना रिसर्च की जाए और आपको एक एक पहलू से अवगत कराया जाए। अब सवाल ये उठता है कि लेह लद्दाख, हम सबको पता है लद्दाख 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था लेह लद्दाख, तो एक यूटी बनाया गया था। 2 ज़िले यानी एक ज़िला लेह, एक कारगिल। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 3 लाख के आसपास। यहाँ पर एक सांसद है और 2 पार्टीज, जो 2 काउंसिल्स हैं जिनके 30 सदस्य हैं, यानी विधानसभा भी नहीं है यहाँ पर। और ऐसे में यहाँ पर एक पर्यावरणविद आ जाता है और वहाँ पर वो एक स्टेटहुड की मांग करता है। ये मांग करता है कि इसको 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और वो प्रोटेस्ट शुरू कर देता है, प्रवेश। उसके बाद हंगामा मच जाता है, हिंसा हो जाती है, सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। सरकार कहती है ये तो एनएसए लगाया जाए, ऐसे आदमी को तो अंदर रखा जाए। एक पर्यावरणविद जिसका सिक्का सिर्फ हमारे देश में नहीं चलता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आदमी का सिक्का चलता है। सबसे पहले प्रवेश हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश, बैकग्राउंड तो ये था, एनएसए किस परिस्थिति में लगाया जाता है और सोनम को क्यों चुना गया एनएसए लगाने के लिए? देखिए, ये शुरू करने से पहले मैं आपने जहां खत्म किया था कि 24 सितंबर 2025 को हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत हुई और 90 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसमें बीजेपी दफ्तर को जला दिया गया था, उसमें तोड़फोड़ की गई थी, पुलिस वाहन पर हमला किया गया था। अब बताया जाता है कि इसके बाद पहला बयान सोनम वांगचुक का आता है और वो कहते हैं कि ये हमारे कारण को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए 15वें दिन यानी 24 सितंबर को हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी। उन्होंने अस्पताल में भर्ती 2 फास्टरों का हवाला दिया और अहिंसा की अपील की। मतलब उन्होंने कहा कि ये हमारे उद्देश्य नहीं था इस तरह का हिंसा हो, इसलिए हम हंगर स्ट्राइक खत्म कर देते। अगर अब प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक वगैरह सब खत्म हो गया। अब देखिए, तारीख थी 24 को हंगर स्ट्राइक खत्म हुआ। 26 सितंबर 2025 को एनएसए के तहत जो है सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया जाता है। अब एनएसए में कोई मुकदमा तो नहीं, क्योंकि जो हिंसा हुई उस हिंसा का एफआईआर हुआ। मतलब जो 24 तारीख को जो हिंसा हुई वो हिंसा का एफआईआर हुआ। उस एफआईआर में सोनम वांगचुक का नाम नहीं है। उस एफआईआर में सोनम वांगचुक का नाम नहीं है। अगर आप मानते हो, मेरे हिसाब से अगर आप मानते हो कि उनकी वजह से हिंसा हुई तो उनका नाम एफआईआर में होना चाहिए था। लेकिन देखिए, एनएसए जो है प्रिवेंटिव मेजर है। एनएसए सोनिया गांधी के समय पे वो कानून आया था, इंदिरा गांधी, सॉरी मैं सोनिया गांधी और इनके टाइम की बात कर रहा हूँ, उनके समय पे कानून आया था। कानून में साफ साफ लिखा है एनएसए में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, कि मुझे लग रहा है कि चिराग घोटी आगे जाकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो देश विरोधी हो सकता है, उससे देश को खतरा हो सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर मैं कोई आप पे मुकदमा नहीं चलेगा, हम आपको हिरासत में रख सकते हैं 12 महीने तक। अब 12 महीने तक लग। अब आपके राइट्स क्या हैं? आपके राइट्स हैं कि 3 महीने बाद जो नहीं 3 महीने बाद जो बॉडी बनाई गई है इसके लिए, एडवाइजरी बॉडी बनाई है, उसके सामने आप दलील रखोगे, आप रखोगे, वकील नहीं। आप अपना पक्ष रखोगे। एडवाइजरी बॉडी में 3 लोग होंगे, उनका पक्ष सुना जाएगा। वो उनको लगेगा कि ये जो डिटेंशन है वो सरकार के तरफ से जो हिरासत में लिया गया वो सही है, तो उसको आगे बढ़ा देंगे कि हाँ सही है, इन्हें हिरासत में रखो। अगर एडवाइजरी बॉडी को लगेगा हिरासत गलत है, और तो बोलेंगे कि भाई इन्हें छोड़ दो, बस। आप वहाँ वकील की भी मदद नहीं ले सकते। ऐसे में इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल केस ही नहीं है ना आपके। तो इसका मतलब ये हुआ प्रवेश कि किसी के खिलाफ एनएसए लगाओ वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता? जा सकता है। अब इसमें एक जो सोनम वांगचुक का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे गए? सबसे बेसिक सवाल है, जब एनएसए में कोई मुकदमा ही नहीं बनता
तो आप कोर्ट में किस आधार पे जाओगे? तो आप जाओगे इनलीगल डिटेंशन के खिलाफ। तो हिबियस कॉर्पस में आपको पता है कि हमें कानूनी वो संरक्षण दिया गया है सरकार की तरफ से, और मतलब सरकार बोलो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि उसमें जो वादी है, मतलब जिसके साथ हो रहा है ये, वो इनलीगल डिटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि जो उसका डिटेंशन है, हिरासत में जो उसे रखा है, वो गलत तरीके से है। सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 5 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और तब से सोनम वांगचुक जेल के अंदर है, हिरासत में है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है, हैबियस कॉर्पस फाइल हो चुकी है, देश के नामी वकील कपिल सिब्बल उनका पक्ष रख रहे हैं। सवाल ये उठता है, जो बेसिक सवाल है प्रवेश, हर कोई जानना चाहता है एज ए लेमैन, कि क्या सोनम वांगचुक ने ऐसी कोई एक्टिविटी की, क्या उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया, क्या उन्होंने लोगों से कहा कि दंगे करो, क्या उन्होंने लोगों से कहा कि वहाँ का माहौल ख़राब कर दो, क्या उन्होंने उनके वो या उनके किसी ग्रुप ने ऐसा इंस्टिगेट किया किसी को? देखिए, जो वहाँ की जो रिपोर्ट है, जो मतलब जो सरकार और वहाँ के जो डीएम है और बाकी ऑफिसर से जो रिपोर्ट वो बता रहे हैं, उनके हिसाब से तो यही था कि उनके कुछ भाषण जो है भड़काऊ है। बाकायदा कपिल सिब्बल ने ये कहा कि जो 8 वीडियो दिए गए उसमें से जो 4 वीडियो वो तो 1 साल पुराने हैं, और उन वीडियो को भी बताया गया, इसमें रखा गया है। तो उस समय अगर वो 4 वीडियो के हिसाब से अगर कुछ होना था तो उस समय क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? और चिराग जी, एक और चीज़ है एनएसए में, एक और चीज़ है कि एनएसए में आपको बताया भी नहीं, मतलब अगर मैं एनएसए में, मुझे अगर जेल में रखा जाता है हिरासत में, तो मुझे बताना भी सही नहीं समझ सकते कि आपको बताएंगे भी नहीं 3 महीने तक बताएंगे भी नहीं, जब तक एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपनी समक्ष पेश नहीं होगा। तो बताना भी ज़रूरी नहीं है कि आपको क्यों रखा है। ठीक है। और देखिए, इसमें कोई मुझे लगता है एक ही समाजवादी पार्टी के एक लीडर के ऊपर एनएसए लगाता, नहीं तो कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर पे अभी तक एनएसए भी नहीं लगा है। और उस समाजवादी पार्टी का जो यूपी का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आपने एनएसए लगा दिया इतने छोटे मामले में, कि ये इसकी बेल मिल गई है तो बेल खारिज हो जाए और हिरासत में रही है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार पास्ट में जो एनएसए लगाया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम एजेंसीज ने इसका विरोध किया है और ये कहा है कि गलत? नहीं, हर केस में नहीं चिराग जी, हर केस में नहीं। मैंने एक केस का उदाहरण दिया, बहुत सारे केस में डिटेंशन को लीगल पाया गया। अब देखिए, अब कोर्ट में मामला चल रहा है, उनकी पत्नी जो है सोनम वांगचुक की, वो पहुंच गई है। वो हिबियस कॉर्पस उन्होंने दायर किया, उसमें उन्होंने बोला कि जो डिटेंशन है वो गलत है। अब ऐसे में अब कोर्ट में इसमें सुनवाई चल रही है, तो सरकार का पक्ष, मतलब सरकार का पक्ष सुन लिया गया। अब कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। उसमें देखिए, कपिल सिब्बल का जो पक्ष है, उससे पहले सरकार का पक्ष बताता हूं। जो सरकार ने जब एनएसए लगाया तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है। दरअसल उस वक्त गृह मंत्रालय ने दावा किया था कि आंदोलन के बीच भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि भड़काऊ भाषणों ने भीड़ को हिंसा के लिए उकसा दिया। मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल में जेनजी विरोध का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। इस दौरान हिंसा भड़क उठी और वांगचुक ने हड़ताल तोड़ दी। स्थिति को काबू में करने को लेकर प्रयास किए बिना वो एम्बुलेंस से अपने गांव लौट गए। सरकार ने कहा कि हम लद्दाख के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि संवाद की प्रक्रिया से अब तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कहने का मतलब यह, सरकार ने तो सीधा सीधा माना कि भाई अगर आपकी इंटेंशन साफ थी, आपकी वजह से दंगे हो रहे थे, आपको वहां रुकना चाहिए था, भीड़ को काबू में करना चाहिए था, तब लगता कि भाई आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं इस चीज को लेकर। अब सरकार का पक्ष, अब देखिए, अब तो मुझे लगता है अब हालात वहाँ सामान्य हैं। अब वहाँ हालात सामान्य हैं। क्या कोई और रीज़न है या सिर्फ वही रीज़न था? अगर वो रीज़न था तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्यों नहीं चलाएगी? मुझे लगता है ये कोर्ट में अब सवाल उठेगा और आगे जाकर कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर है ना ये, उन्हें लग रहा है आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले जिस तरह की चीज़ें बोली हैं शायद वो आगे भी बोल सकते हैं। समझे नहीं, लेकिन गृह मंत्रालय तो कह रहा है कि उनकी वजह से हो गया, तो फिर उनकी वजह से हुआ तो उनको एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं डाला? बिल्कुल, सबसे सटीक सवाल है कि अगर उनकी वजह से हुआ तो आपने एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं लिखा? सबसे उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्यों नहीं चलाएगी? क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर चलाते और वीडियो का आधार रखते तो सरकार को क्या डर लग रहा था कि उस वीडियो के आधार पर उन्हें बेल मिल जाएगी? क्योंकि कोर्ट भी कहता है कि जो 4 मिनट की वीडियो, उसकी ट्रांसक्रिप्ट 3 मिनट की जो वीडियो है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट 7 से 8 मिनट कैसे हो सकती है? मैं वो कोर्ट वो लाइन पढ़ना चाहता हूँ जो, हाँ,
यदि भाषण 3 मिनट का है और ट्रांसक्रिप्ट 7 से 8 मिनट तक चलता है तो इसमें दुर्भावना निश्चित है। ये कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणी है ये। अभी जो 16 फरवरी को सुनवाई हुई थी, तो ये कोर्ट कह रहा है। अब ऐसे में अगर शायद एफआईआर में नाम दर्ज होता तो उनको रेगुलर बेल लेने की आज़ादी मिल जाती, वो बेल के लिए चले जाते तो उन्हें बाहर आना पड़ता। एनएसए में एक तरह से आप बेल ही नहीं ले सकते। कोर्ट ही कह रहा है कि ये मिसयूज है। एनएसए में आप बेल ही नहीं ले सकते ना चिराग तो जी। जानबूझकर किया सरकार ने। अब ये आंसर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में करना है, हमने सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, और बाकी लोगों को हम तो जो फैक्ट्स है वो केस में बता रहे हैं। अब देखिए, अब इन्होंने और क्या क्या तर्क रखे। देखिए सुप्रीम कोर्ट, एक बार उनकी पत्नी गीतांजलि हैं, उन्होंने हेबेस कॉर्पस दायर किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि रिहाई होनी चाहिए, कि उनके पति को गलत तरह से डिटेन करके रखा गया है। अब इसमें कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी उस पर एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि मतलब एकदम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकदम स्पष्ट वो दो, ट्रांसक्रिप्ट दो, क्या बोला है और क्या। आप एक बात बताइए, जब किसी आदमी के भाषणों से या कोई एक्ट से कोई दंगा भड़क रहा है तो वो सबूत तो पेश करना पड़ेगा ना आपको कोर्ट में, कि भाई ये वो पर्टिकुलर वीडियो है या ये वो पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्ट है या ये भाषण है या उसने इस तरह की बातें कही है, तभी तो कुछ प्रूव होगा। बिल्कुल, और वो अब कोर्ट ने मांगा है और उन्हें देना पड़ेगा। अब अगली तारीख जो तय हुई है उसमें उन्हें ये सब चीज़, जो 19 फरवरी 2026 की जो तारीख तय हुई है गुरुवार की, उसमें इन्हें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसमें बताना पड़ेगा वो जितने। और एक और चीज़, सोनम वांगचुक के पास भी पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में वो बता रहे जो ओरिजिनल वीडियोज़ हैं वो हैं, तो वो भी बोला गया है कि बंद लिफाफे में, सील लिफाफे में वो जेलर के थ्रू हमारे पास सौंपा जाए, और वो जो पेन ड्राइव है उसमें उनकी ओरिजिनल वीडियोस है। दूसरी चीज़ कि जो वीडियोस हैं वो वीडियोस क्या आपने सोनम वांगचुक के साइट वाले को वो करवाया दिया? मतलब जिन 8 वीडियो की बात कर रही है सरकार या एजेंसी, वो 8 वीडियो के आपने सोनम वांगचुक को दिए? तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, क्योंकि कपिल सिब्बल का कहना था कि वो वीडियो हमारे पास होना चाहिए ना, हम तभी उस पर फाइट कर पाएंगे ना। जब तक हमारे पास वो सामग्री ही नहीं मौजूद होगी तो हम उस पर फाइट कैसे करेंगे। अब इसमें कपिल सिब्बल की और दलीलें क्या हैं आपको बताता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट गलत है, उनका साफ साफ कहना है। जो सामग्री अस्तित्व में नहीं है वो पेश कर दी गई है। उनका कहना है कि दस्तावेज असंबंधित है, यानी कि उससे रिलेटेड ही नहीं है। 8 वीडियो में से 4 पुराने बता रहे हैं वो। साथ में कह रहे हैं कि संदर्भ भी नज़रअंदाज किया गया है। 24 सितंबर 2025 का अहिंसा भाषण छिपा दिया गया है, यानी कि जो उन्होंने बात कही थी कि वहां पर अहिंसा का रास्ता अपनाइए, ये जो चीजें हो रही हैं गलत है, वो छिपा दिया गया है। हिरासत आदेश में कॉपी पेस्ट, अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन, इस तरह की बातें कही गई। बिल्कुल, और देखिए अगर, और कोर्ट फिर क्या कहता है, कोर्ट कहता है कि वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में गड़बड़ी, अगर भाषण 3 मिनट का है और ट्रांसक्रिप्ट 7-8 मिनट का है तो ये दुर्भाग्य है। एआई के दौर में 98% सटीकता होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है कोर्ट एकदम ये मामले में। और कोर्ट ने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक की सेहत पर विचार करने को कहा, लेकिन सरकार ने इससे इनकार कर दिया कि नहीं, उनके 24 बार टेस्ट हुए, 24 बार टेस्ट में वो फिट पाए गए। अब ये बताइए कि जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मर्म क्या समझा जाए कि कोर्ट में, देखिए अभी तो पेंडिंग है और ये कोर्ट को डिसाइड करना है। 5 महीने से वो जेल में है। बेसिक सवाल ये बनता है कि क्या उनके भाषणों से कोई ऐसी हिंसा फैली या नहीं, यही सिर्फ एक पॉइंट है। 2 तरह की चीज़ें हैं चिराग जी। पता चला उन्होंने भाषण जो दिया है उसका अर्थ कुछ और था और उसको काट छाट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया हो। वो भले ही सोनम वांगचुक ने ना किया हो, कोई इंटरनेशनल एजेंसी हो जो बाहर बैठी है, हाँ, वो देश में हिंसा भड़काने के नाम पर वो एडिट कर सोशल मीडिया ग्रुप्स और कहीं डाल रहे हैं। मतलब किसी के कंधे को आपने यूज किया और उसके कंधे पे बंदूक रखकर आपने गोली चला दी, तो कहीं सोनम वांगचुक को यूज करके कुछ ऐसा तो नहीं किया जा रहा था। लेकिन वीडियो सोनम वांगचुक की थी, भले वो एडिटेड हो या जो भी हो। मतलब मैं अब तो बोल ही नहीं रहा कि मुझे नहीं पता वो एडिटेड है या नहीं है या सही वीडियो है। अब वो 8 वीडियो की पुष्टि जो है वो लैब्स करेंगी और कोर्ट करेंगी कि भाई वो सही वीडियो, और वीडियो में कुछ गलत है या भी नहीं है, ये भी कोर्ट डिसाइड करेगा, ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर अब तो प्रिवेंटिव मेजर क्या है? प्रिवेंटिव मेजर ये है कि आपको लग रहा है इनके वजह से और हिंसा भड़केगी तो आप इनको हिरासत में ले लो। एनएसए का कानून ही यही कहता है, प्रिवेंटिव मेजर है। आपको इसमें कोई मुकदमा ही नहीं दर्ज करना। आपको लग रहा है बस चिराग घोटी कुछ कर सकता है,
मतलब आप पहले से मैं प्रवेश कई बार देखता हूँ जम्मू कश्मीर में इस तरह की खबरें आती है कि किसी नेता को वो कर दिया, नजरबंद कर दिया, तो उसका मतलब भी तो एक तरह से इनडायरेक्टली यही होता है ना कि उसको मतलब उस पर्टिकुलर जगह से हटाकर किसी और जगह पर रख दिया अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस, लेकिन वो एज अ मतलब वो जेल नहीं है, वो घर में वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। दोनों चीज़ में फ़र्क है। इसमें तो आपको जेल में रखा जाता है। और इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, एक केस बताता हूँ अभी। एक केस था, मैं वो केस ही पढ़ रहा था। अब आपको बताता हूँ बीजेपी सरकार में एनएसए का इस्तेमाल किन किन लोगों पर हुआ है। अमृतपाल सिंह 2023 में, वो जो पंजाब के नेता लोकसभा के सदस्य हैं। डॉक्टर कफील खान के ऊपर हुआ है यूपी में 2020। जावेद मोहम्मद 2022। जैद पठान 2022 एमपी में। किशोर चंद्र वांगखेम 2019 मणिपुर में। अखिल गोगई 2019 असम। और सीए के विरोध में सैकड़ों लोगों के खिलाफ ये लगा था, आपको याद होगा दिल्ली में जब हिंसा फैल गई थी 2020 में फरवरी में, तब ये इसका इस्तेमाल किया गया था। ये किन किन वजहों से, मुख्य कारण क्या होते हैं? सीए विरोध, गौहत्या, सांप्रदायिक हिंसा, राजनीतिक विरोध। अच्छा, एक केस मुझे याद आ गया। आपको याद है वो डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान, और 2020 में यूपी में उन पे सीए भाषण में एनएसए लगा दिया गया था। हाईकोर्ट ने रद्द किया था, कहा था कि दुरुपयोग है, भाषण एकता का था। एससी ने अपील खारिज की थी, आपको पता है। और उसके बाद यूसुफ मलिक 2023 यूपी का केस, जिसमें टैक्स बकाया था, उस पर एनएसए लगा दिया था। अब एससी ने रद्द क्या कहा कि ये राजनीतिक दुरुपयोग है। फिर मध्य प्रदेश में लॉ स्टूडेंट पर 2025 में कमज़ोर आधार पर एनएसए लगा दिया गया, जिसने एससी ने रद्द कहा कि अस्वीकार है। फिर यूपी में 94 केसेस 2021 में रद्द कर दिए गए, कहा कि कमज़ोर आधार, बेल से बचने के लिए एनएसए का यूज़ किया जा रहा है। तो एक तरह से एनएसए का बड़ा दुरुपयोग भी हुआ है, जिस तरह से ये जो यूपी का ही 91 केसेस बताया जा रहा है। अभी हम नहीं कह सकते कि इस केस में ऐसा है। नहीं, इस केस में नहीं, मैं सिर्फ हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन वैसे भी एक अधिकार है हमारे, अगर ये एनएसए थोड़ा सा जो है वो उससे भी हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बाकी चीज़ों से भी मेल नहीं खाता, क्योंकि हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए हमारी तर्क रखने के लिए। अगर मुझे कोई हिरासत में रखता है तो ये कानूनी ऐसा है कि हिरासत में आपको रख लिया तो आप खुद की लड़ाई लड़ने के लिए आपको हिबियस कॉर्पस के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ये दो ही जगह जा सकते हो आप। तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई बेल लेने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है ना। आप इसको, अब आपको बता दूं, इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी ने जो हिंसा हुई थी, आपको याद होगा लद्दाख को, उसको साजिश करार दिया था। और बाकायदा 1989 के बाद से ये सबसे बड़ा एक तरह से घटना इसको करार दिया था जो लद्दाख में हुई थी। प्रशासन ने, क्योंकि उसके हाल फिलहाल में ना चिराग जी, वो देखिए आप, हाल फिलहाल में नेपाल में तख्ता पलट होता है, जेंजी वहाँ वो करते, प्रोटेस्ट करते। बांग्लादेश में भी इस तरह की घटना होती है, तख्ता पलट, और श्रीलंका में भी तख्ता पलट होती है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं यूएसए की CIA का हाथ था, और बताया जाता है जो विदेशी ताकतें हैं उनका इस्तेमाल करके वहाँ तख्ता पलट कराया गया था। उस तरह की हिंसा की प्लानिंग भी बहुत बार ऐसी रिपोर्ट्स आई कि कहीं ना कहीं भारत में भी इस तरह की प्लानिंग कर रहा था CIA, और बाकी इनपुट्स मिल रहे थे। तो उसी को जोड़कर देखा जा रहा था कि क्या इस तरह की कुछ प्लानिंग हो रही है और हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सरकार ने की जिसकी वजह से हिंसा ना भड़के। और देखिए अब हालात वहाँ सही हैं, स्थिर हैं। चलिए आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।